ईदी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पानीपत से आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर फ्लाईओवर का भूमि पूजन करने के लिए पानीपत पहुंचे हैं और ये फ्लाईओवर 52 करोड़ की लागत के साथ तैयार होगा। बता दें आपके लिए, तो ये फ्लाईओवर के बनने से काफ़ी लोगों को जो है वो फायदा मिलने वाला है। पानीपत जाम मुक्त हो सकता है और केंद्रीय मंत्री भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं और जोरदार मान सम्मान मनोहर लाल खट्टर का किया जा रहा है। और इसी विषय में पानीपत जिला अध्यक्ष दुष्यंत भाट और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के बड़े भाई हरपाल ढांडा और शहरी विधायक प्रमोद विज के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बातचीत भी कराने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक कर रहे हैं उसमें एक से एक आगे और ये माइलस्टोन तय कर रहे हैं और इन माइलस्टोन को तय करते हुए आपने देखा कि गगनयान हमने उड़ाया और वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, यानी दुनिया का पहला चंद्रयान गगनयान वहां पर स्थापित हुआ है, जो वहां से तरह तरह के संदेश जो हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, वहां से चित्र आ रहे हैं। अब ये नया जो इसरो का प्रोग्राम हुआ है, इसके भी वैज्ञानिक लाभ हैं, वो देश को भी होंगे और देश के बाहर, क्योंकि ऐसी जो स्पेस की चीजें होती हैं वो दुनिया को सबको लाभ मिलता है। हम उसमें लीड कर रहे हैं और आज बहुत देशों से आगे हम इस विषय में बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर 2-3 देशों का ही कंपटीशन है, भारत और सबसे आगे बढ़ चुका है। सर आज जो एक इस पुल का जो ओवरब्रिज बन रहा है, जिसमें पानीपत से जींद की लाइन और जो अम्बाला की रेलवे लाइन है, उन दोनों के ऊपर से ओवरब्रिज जो बनेगा, इससे बहुत बड़ी आबादी पानीपत की उसको लाभ मिलेगा और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र खास करके असंध एरिया, इसराना एरिया, वहाँ के गांव की सीधी अप्रोच 2 साइड से हो जाएगी, पुराना असंध रोड भी और ये नया जो रोड बनेगा, इससे लाभ होगा। और इस पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में अटल पुल रखा गया है और यहाँ जैसे ही हाईवे के ऊपर ये पुल उतरेगा, वहाँ कॉर्नर के ऊपर जगह जो रखी पड़ी हुई है, उस जगह पर अटल जी का एक स्टेचू ये भी बड़ा लगाया जाएगा और पानीपत का पहला स्टेचू होगा। देखिए, ये कंफ्यूजन कांग्रेस मचा रही है जानबूझ के। जब उनके पास विषय कोई नहीं होता, उस समय नए नए इश्यू निकाल के ले आते हैं, क्योंकि बहुत समय से अरावली के बारे में जो नियम पहले बने हुए थे, उनकी पालना कुछ लोग नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से लोग गए कि उसकी परिभाषा बना करके बताया जाए दोबारा से लोगों को, ताकि उसका पालन हो। उन्होंने ये कह दिया कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियां अरावली की, उसके 100 मीटर नजदीक तक भी कोई नहीं आएगा। छोटी पहाड़ियों में यदि स्टेट चाहे तो वहाँ खनन करने के लिए परमिशन दे सकती है, क्योंकि खनन भी विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर सरकार परमिशन नहीं देगी तो फिर इलीगल खनन बहुत बढ़ता है। आज भी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर राजस्थान में इलीगल खनन हो रहा है। ये वास्तव में तो राजस्थान के ऊपर चेकिंग ज्यादा है, हरियाणा में तो वैसे भी गुरुग्राम और फरीदाबाद की जो पहाड़ियां, उसके ऊपर खनन पहले से भी बंद है, आगे भी बंद रहेगा। वो तो क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ गया है, वहाँ कोई खनन नहीं होने वाला। इसलिए केवल राजस्थान की बड़ी पहाड़ियों पर खनन ना हो, इसलिए रोका गया है। ये नहीं होता तो और ज्यादा खनन होता, नुकसान ज्यादा होता, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने स्वयं भी 2006 में इसी प्रकार की नियमावली बनाई थी। उसी नियमावली को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दोहराया है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इतने साल के बाद ये दोबारा से विषय आया है, उनको लगता है कि लोग भूल जाते हैं, इसलिए ऐसे विषय को किसी न किसी लोगों को भ्रमित करके और उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि जब जवाब दिया जाएगा तो पीछे भागेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में SIR के ऊपर और जो वोटर का एक दोबारा से शुद्धिकरण किया जा रहा है, उसमें जो वोटर ऐसे हैं बाहर से विदेशी लोग घुसपैठ करके आए हुए हैं, उनको नाम काटे जा रहे हैं। इसका जैसे ही उन्होंने शोर मचाया, जवाब दिया गया तो भाग गए। यही प्रस्ताव हरियाणा असेंबली में भी जब लेके आई सरकार, उस समय पर भाग खड़े हुए। तो इस नाते से वो किसी भी समस्या को उठाते हैं, उसका ठीक जवाब वो सुनते नहीं है। कांग्रेस की आदत है, उसमें हम स्मार्ट मीटर एक बड़ी उलझन बना हुआ है। विभाग के द्वारा मीटर की रीडिंग स्मार्ट मीटर चेंज करने की प्लानिंग हो रही है। कोई स्मार्ट मीटर उलझन नहीं है, क्योंकि सीधा मेरे विभाग से जुड़ा हुआ विषय है। स्मार्ट मीटर हमारे हर उपभोक्ता को एक डिसिप्लिन लेके आता है कि उसको किस प्रकार के अप्लायंसेस यूज करने चाहिए, कितनी बिजली खर्च करनी चाहिए, खर्च की है तो उसका बिल कितना आया है। अभी स्मार्ट मीटर और कुछ ऐसे भी हमने तय किया, सरकारी खास करके स्मार्ट मीटर्स को प्रीपेड किया है, ताकि प्रीपेड करने से हर किसी को अपने बिल का, जैसे हमारा टेलीफोन है, टेलीफोन पर हम कॉल करते हैं, प्रीपेड होता है, पता लग जाता है कितनी कॉल की है। जैसे इसके रेट कम हो गए, वैसे ही स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये जो अनाप शनाप फालतू खर्च होते हैं वो कम होंगे, तो बिजली का रेट भी कम होगा, प्लानिंग पे सब ठीक कर सकेंगे। इसलिए जो बताते हैं लोग कि हाँ बदलने के बाद कोई बिल ज्यादा आएगा,
इस मामले में हमने कंज्यूमर को ये भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि बिल ज्यादा है तो पैरेलल मीटर दूसरा भी लगवा सकते हैं, और पैरेलल मीटर दूसरा लगवाने के बाद अगर उनको तसल्ली होती है 3-6 महीने के बाद कि कोई अंतर नहीं है तो फिर उसमें से एक मीटर स्मार्ट मीटर रख सकते हैं, दूसरा हटवा सकते हैं। सर मनरेगा को लेकर रैपिड ट्रेन आनी थी दिल्ली कालका से करनाल तक 10-15 साल पहले विधिवत रूप से उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, शिलान्यास नहीं हुआ है। वो पत्र भर दिया गया। सर मनरेगा को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार का पुतला फूक रहा है। कुछ करें, जनता को लाभ होगा तो जनता सोचेगी कि जहाँ ये 100 दिन का समय मंजूरी देते थे, हमने उसको 125 दिन किया है। और खास करके किसानों की भी एक शिकायत रहती थी कि आप उनको जब काम के दिन होते हैं किसान के, उस समय आप मनरेगा खोल देते हैं तो वो हमारे लिए मजदूरी पर नहीं आते। तो वो 60 दिन का पीरियड हर स्टेट को कहा है कि उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उस 60 दिन में मनरेगा में काम ना करके और मजदूर जो है किसानों के लिए काम करें। आखिर फसल के समय किसानों को बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता उनकी पूरी होगी। शेष बचे 305 दिनों में से 125 दिन मजदूरी जो है वो उनको गारंटी मिलेगी, उनको पूरा पैसा मिलेगा। इसलिए ये भी, क्योंकि पहले उनकी स्कीम में कम लाभ मिलता था, अब ज्यादा लाभ के लिए स्कीम बनाई गई है। उनको लगता है कि ऐसा ना कि हमारे प्रचार के माध्यम से कि हमने वो शुरू किया, नया प्रचार करके इनके खाते में ना चला जाए, ये राजनीतिक इश्यू है, इसलिए उसका सर पश्चिम बंगाल